Hello friends, welcome to Simply Management. My name is Ankur Kushwaha and I have been selected for OBHR area at IIM Indore. Today I am going to share my strategy and experience about the process. So let's start. Actually मैंने इस पूरे प्रोसेस को टाइमलाइन के अकॉर्डिंगली डिवाइड किया है एंड सबसे पहले आता है टेस्ट जो कि जनरली हम लोगों को नवंबर एंड दिसंबर में देने होते हैं. आफ्टर दैट देयर इज द एप्लीकेशन प्रोसेस जो कि अक्टूबर टू जनवरी तक चलता है एंड आफ्टर दैट मार्च टू मई जनरली आईएम्स के इंटरव्यूज होते हैं. ओके, सो हम लोग इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, डिटेल में मैं समझाऊंगा. सो सबसे पहले आता है टेस्ट. टेस्ट इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस एंड यू नीड टू फोकस ऑन दिस ऑल्सो. सो अगर टेस्ट में स्कोर नहीं आएगा तो फिर हम लोगों का आगे का प्रोसेस पूरा खराब है. तो टेस्ट में डिसेंट स्कोर होना जरूरी है. बस एक बार डिसेंट स्कोर आया देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई एट द आईएम्स एंड अगर एक डिसेंट स्कोर है तो आप इजीली नेक्स्ट प्रोसेस के लिए कॉल किए जाओगे. तो उस प्रोसेस पर आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आता है टेस्ट. टेस्ट जनरली ज्यादातर आईएम्स आपका कैट, जीआरई, जीमेट, जीआरएफ एंड गेट ये एक्सेप्ट करते हैं. फॉर ओवीएचआर एरिया आई एम श्योर अबाउट 4 टेस्ट: जीआरएफ, कैट, जीआरई एंड जीमेट. ओके, एंड इफ यू आर गेटिंग समथिंग लाइक 90 परसेंटाइल एक्सेप्ट द जीआरएफ टेस्ट देन यू कैन लाइक ठीक है आपको कॉल आ जाएगा. बट रिमेंबर दैट इवन द 100 परसेंटाइल इवन एट 100 परसेंटाइल ये श्योर नहीं है कि आपको कॉल आएगा ही आएगा. सो थोड़ा सा क्योंकि प्रोसेस क्वालिटेटिव होता है तो डेट्स वाई टेस्ट स्कोर एक अगर डिसेंट टेस्ट स्कोर है तो वो आगे आप लोग जा सकते हो. तो सबसे पहले आता है फिर उसके बाद आपका आता है एप्लीकेशन विच इज रियली वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रोसेस बिकॉज यू आर गोइंग टू जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन ऑल्सो. सो अगर एप्लीकेशन आपने सीरियसली नहीं भरा है या फिर आपके एसओपी में या कहीं कुछ गड़बड़ है तो फिर आगे ये कंप्लेंट्स आ सकती हैं कि इंटरव्यू मेरा सीरियसली नहीं हुआ या फिर कुछ इस टाइप से. तो बेटर है कि एप्लीकेशन प्रॉपरली भरें क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था द प्रोसेस इज वेरी सब्जेक्टिव एंड वेरी क्वालिटेटिव इन नेचर. सो दैट्स व्हाई एप्लीकेशन इज मोस्ट एस्पेक्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस. ओके, एप्लीकेशंस में जनरली जो डाउट्स होते हैं वो होते हैं एसओपी के, रिसर्च प्रपोजल के और रिसर्च स्टेटमेंट के. क्या होता है ये सर, जितने भी आईएम्स में आप अप्लाई करोगे सभी लोग आपसे एसओपी मांगेंगे ही मांगेंगे आपको और एसओपी के बेसिस पर आपको कॉल भी किया जाएगा. मींस यू कैन से दैट टेस्ट प्लस योर ओवरऑल प्रोफाइल लाइक योर एजुकेशनल बैकग्राउंड, योर वर्क एक्सपीरियंस एंड एसओपी. On the basis of all these, I am going to call or may not call you. So SOP किस तरीके से लिखें इस पर अपने इसी चैनल पर यूसुफ सर का एक पूरा अच्छा सा एक्सप्लेन करने वाला उनका वीडियो है तो आप लोग उसे देख सकते हैं. बट या फॉर लाइक थोड़ा सा समराइज में मैं आपको बता देता हूँ. SOP का जो फर्स्ट पार्ट होता है, फर्स्ट पैरा, वो होता है बाय PhD बाय FPM. मीन्स वाई आर यू अप्लाई, मीन्स लाइफ का ऐसा कौन सा एस्पेक्ट है, लाइफ का कौन सा ऐसा एक्सपीरियंस है जिसने आपको PhD में अप्लाई करने के लिए फोर्स किया. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने अपना SOP स्टार्ट किया था कि लाइक हैविंग वर्सेटाइल एजुकेशनल बैकग्राउंड एंड लाइक यू कैन ऑल्सो स्टार्ट लाइक दैट वर्किंग एट एग्जीक्यूटिव लेवल इन द कॉर्पोरेट सेक्टर और इन बैंकिंग सेक्टर वट एवर. लाइक इस तरीके से स्टार्ट करते हुए फिर पर्टिकुलर कुछ ऐसा आपके साथ हुआ होगा कि जिससे आपको ये इंटरेस्ट डेवलप हुआ. फॉर एग्जांपल इन माय केस आई वाज एसोसिएटेड विद द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एट माय प्रीवियस जॉब. सो वहां से मेरे को ओवी एंड एचआर में थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हुआ एंड आई हैव एक्सप्लोर्ड मेनी एस्पेक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फ्रॉम देयर ओनली. सो मेरे को वहां से इंटरेस्ट आया. तो फर्स्ट पैरा आपको इस तरीके से डेवलप करना है कि आपको इंटरेस्ट आया कहां से PhD में, FPM में. सेकंड पैरा आपका एजुकेशन एक्सपीरियंस, हाउ दे हेल्प यू इन PhD.
मीन्स आपका जो भी पिछला आपका जो भी लाइफ एक्सपीरियंस रहा है या फिर आपने लाइक जो भी एजुकेशन गेन की है, जो भी सर्टिफिकेट कोर्सेज किए हैं या फिर जो भी प्रोफेशनल कोर्सेज किए हैं या फिर आपका जो भी वर्क एक्सपीरियंस है, वो आपको किस तरीके से हेल्प करने वाला है पीएचडी में, एंड हाउ आर यू गोइंग टू इम्प्लीमेंट ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स और ऑल दीज एक्सपीरियंसेस इन योर रिसर्च वर्क। ये आपको थोड़ा सा एक सेकंड पैराग्राफ में लिखना होगा। थर्ड पैराग्राफ में वाई पीएचडी मीन्स यहाँ पर आपको स्पेसिफिक होना है कि मेरे को पीएचडी क्यों करनी है, आगे मेरे क्या प्लान्स हैं पीएचडी के बाद, कि लाइक यू आर गोइंग इनटू द एकेडमिक्स और यू आर गोइंग इनटू द कंसल्टेंसी, वट एवर यू फील लाइक, बट यार प्लीज नोट दैट कि एकेडमिक्स ही आपको प्रिफर करना है बाय पीएचडी जब भी आपसे इंटरव्यूज में ये पूछा जाएगा। बाय पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन, अगर आपको उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन की अगर आपको कुछ बहुत अच्छी कोई चीज पता है तो यहाँ पर यू कैन मेंशन हियर। फॉर एग्जांपल, इफ यू आर गोइंग टू अप्लाई फॉर IIM Calcutta in the area of finance, and IIM Calcutta is famous for finance and economics, so you can mention that also. Okay, means like it is a financial hub among the institution in the India. इस टाइप का थोड़ा सा स्टेटमेंट मॉडिफाई कर लिख सकते हो। बट यार मैं अब एसओपी में खत्म कर रहा हूँ यहाँ पर, तो फिर मैं यहाँ पर एक चीज आपको बता दूं, पॉइंट टू नोट जो आपको करना है। जनरली क्या होता है कि हम लोग एसओपी लिखते टाइम पर है ना ऑनलाइन सर्च करते हैं कि कौन कौन सी एसओपी से एसओपी कैसे लिखते हैं, और क्या होता है कि अननोइंगली आप वो उसको कॉपी कर बैठते हो, और जब आप उसको कॉपी करते हो, एंड ट्रस्ट मी स्पेशली एट द ओल्ड IIMs, जब वो फैकल्टी उस एसओपी को पढ़ते हैं ना तो उनको समझ आ जाता है यार ये तो ये कॉपी किया हुआ है, और वो सीधा रिजेक्शन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर मेरे को यूसुफ सर ने ही बताया था कि उनका एसओपी रिपीटेडली लोगों ने कॉपी किया हुआ है, और उनको फैकल्टी ने कॉल करके ये बोला भी कि स्टॉप शेयरिंग योर एसओपी एंड लाइक प्रेजेंटेशन। उनका सीधा कॉपी करके वही प्रेजेंटेशन एंड वही एसओपी एक लड़का के एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में जाकर प्रेजेंट कर रहा है, एंड फैकल्टी ने उसको पकड़ लिया। सो डोंट बी ओवर स्मार्ट, फैकल्टी आपसे बहुत ज्यादा जानती है। नेक्स्ट आता है रिसर्च प्रपोजल। जनरली रिसर्च प्रपोजल आपसे कोई भी IIM नहीं मांगता है, सो बट हाँ अगर आप IITs में अप्लाई कर रहे हैं तो रिसर्च प्रपोजल इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर एप्लीकेशन। अब रिसर्च प्रपोजल लिखना कैसे है, या रिसर्च प्रपोजल लिखने के लिए सबसे पहले आपको अपने जो भी आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, जो भी आपका एक पर्टिकुलर रिसर्च इंटरेस्ट है, आपको उसको प्रॉपरली पढ़ना होगा। उससे कम मानकर चलिए आपको 30-40 रिसर्च पेपर्स तो पढ़ने ही होंगे। आफ्टर दैट आप एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन डेवलप कर पाएंगे। मींस मैं ये पॉइंट्स बता रहा हूं जो कि आपको रिसर्च प्रपोजल में ऐड करने हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बाद आता है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद आता है लिटरेचर, उसके बाद रिसर्च मेथोडोलॉजी, फिर सिग्निफिकेंस, आफ्टर दैट रेफरेंसेस। सो रिमेंबर दैट इंट्रोडक्शन जो भी आपका बेसिक मतलब अंडरस्टैंडिंग उस पर्टिकुलर टॉपिक से आया है। इंट्रोडक्शन क्या होता है, इंट्रोडक्शन लाइक किसी भी हम अगर बुक का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं तो क्या होता है, जैसे कि अगर किसी भी रिसर्च पेपर का एब्स्ट्रैक्ट या फिर समरी वाला पार्ट पढ़ते हो तो उसमें क्या होता है, लाइक वो स्टार्ट करते हैं कि हमें रिसर्च आइडिया कहाँ से आया, हमने कहाँ से मतलब ये पर्टिकुलर रिसर्च गैप कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, ठीक है, मतलब आज तक अभी इस पर रिसर्च हुई है या नहीं हुई है, और उसके बाद वो अपना छोटा सा रिजल्ट शेयर करते हैं। मीन्स उन्होंने क्या किया है, क्या रिसर्च मेथोडोलॉजी की है, तो वो इसमें शेयर करते हैं। तो इसी टाइप से आपको इंट्रोडक्शन छोटा सा रखना है, लाइक यू कैन से दैट अप्रोक्सीमेट 60 to 100 वर्ड्स। आफ्टर दैट प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। ये प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन आपको मिला कैसे। फॉर एग्जाम्पल आपने जब मैंने आपको बोला कि आपको रिसर्च पेपर्स प्रॉपरली पढ़ने हैं, फिर आपने कहा कि अच्छा मैंने जब इस पर्टिकुलर लाइक ए वेरिएबल को लिंक किया बी से, ठीक है, ये हो सकता है, बट आज तक किसी ने रिसर्च किया ही नहीं है इस पर। फॉर एग्जाम्पल आई एम वर्किंग ऑन अ रिसर्च पेपर विच इज रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशनल डिसआइडेंटिफिकेशन, एंड हमको वो रिसर्च गैप मिला कहाँ से। ऑर्गेनाइजेशनल आइडेंटिफिकेशन पर बहुत सारे पेपर्स है, बट देयर आर हार्डली एनी पेपर्स अवेलेबल ऑन द organizational disidentification. So we are trying to relate some variables from the HR
like some variables from the OB and HR with the organizational disidentification. प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के बाद आता है आपका लिटरेचर पार्ट। लिटरेचर क्या होता है? जब आप रिसर्च पेपर्स पढ़ेंगे देन यू विल गेट द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाट इज लिटरेचर एंड हाउ टू राइट लिटरेचर। लिटरेचर जनरली हम लोग डेवलप करते हैं प्रीवियस एस्टेब्लिश रिसर्च पेपर से, वहां से उनको हम लोग उन रिसर्च पेपर को साइट करते हैं। हाँ, यहाँ पर जब भी आप लिटरेचर लिखेंगे अपने रिसर्च प्रपोजल में, डू नॉट फॉरगेट टू साइट द पर्टिकुलर पेपर जहां से आपने वो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट उठाया या पर्टिकुलर डेफिनेशन उठाई है या पिक की है। आफ्टर दैट रिसर्च मेथोडोलॉजी। रिसर्च मेथोडोलॉजी आप प्रॉपरली यहाँ पर डिफाइन नहीं कर पाओगे बिकॉज यू डोंट नो। जब आप अपने इस एरिया को और एक्सप्लोर करोगे आफ्टर द कोर्स वर्क, तो आप कौन सी रिसर्च मेथोडोलॉजी यूज करने वाले हो। जनरली अगर आप सोशल साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट्स में अप्लाई कर रहे हो, फॉर एग्जांपल स्ट्रेटजी एरिया, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, मार्केटिंग ऑल्सो, देन रिसर्च मेथोडोलॉजी आपका हो सकता है कि यू आर गोइंग टू कलेक्ट द प्राइमरी डेटा and then after that you will analyze that particular primary data on the software like SPSS, और फिर उसके बाद आप अपने मॉडल को टेस्ट करो कि where there is any interconsistency between the variables or not. So research methodology आपको इस तरीके से एक्सप्लेन करनी है कि या on the basis of the situation I will collect the primary data और secondary data, ठीक है। फिर उसमें इस तरीके से हम लोग वेरिएबल्स को रख सकते हैं। अगर आपके पास कोई हाइपोथेसिस मॉडल आपने डेवलप किया है देन यू कैन आल्सो शेयर इन द पार्ट ऑफ लिटरेचर। यहाँ पर आप इस तरीके से लिख सकते हो देन लिटरेचर एंड हाइपोथेसिस डेवलपमेंट, ठीक है। तो हाइपोथेसिस वाला पार्ट वहां पर आप शेयर कर सकते हो। फिर रिसर्च मेथोडोलॉजी में मैंने जैसे कि आपको पता है कि लाइक प्राइमरी डेटा पर आप काम करने वाले हो, सेकेंडरी डेटा पर काम करने वाले हो, जिस पर भी आप वर्क करने वाले हो यू हैव टू मेंशन हियर। उसके बाद आप क्या एनालिसिस करने वाले हो वो आपको लिखना है। फिर उसके बाद आपको आना है सिग्निफिकेंस। जो आप रिसर्च कर रहे हो उसका सिग्निफिकेंस क्या होगा, हाउ इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द प्रीवियस लिटरेचर, इट इज कॉल्ड द सिग्निफिकेंस। ओके, मीन्स व्हाट इज सिग्निफिकेंस? जो भी आप सिग्निफिकेंस में मेंशन करोगे वो प्रीवियस लिटरेचर को कैसे कंट्रीब्यूट करता है और हाउ इट इज गोइंग टू फुलफिल द रिसर्च गैप दैट यू हैव फाइंड, वो यहां पर आएगा सिग्निफिकेंस में। एंड हाउ इट इज गोइंग टू हेल्प द मार्केट, हाउ इट इज गोइंग टू हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन, वो सिग्निफिकेंस में आएगा। रेफरेंस में आपने जो भी पेपर्स पढ़े हैं इस अपने पर्टिकुलर रिसर्च प्रपोजल से रिलेटेड वो रेफरेंसेस में आएंगे। नेक्स्ट आता है रिसर्च स्टेटमेंट। ये जनरली मैंने जब IIM त्रिची का एप्लीकेशन फिल किया था तो वहां पर रिसर्च स्टेटमेंट सेपरेटली मांगा था। उन्होंने मीन्स लाइक अपने एप्लीकेशन में SOP मांगा था एंड रिसर्च स्टेटमेंट मांगा था। तो रिसर्च स्टेटमेंट में जनरली कैसे हम लोग करते हैं, कुछ नहीं होता। रिसर्च स्टेटमेंट जो आपका रिसर्च प्रपोजल होता है आप उसी को थोड़ा सा पैराग्राफ के फॉर्म्स में कन्वर्ट कर देते हो। वी कैन से दैट रिसर्च स्टेटमेंट और रिसर्च मोटिवेशन। सो सबसे पहले लाइक जो रिसर्च मोटिवेशन है, वाई पर्टिकुलर रिसर्च टॉपिक और रिसर्च एरिया। उसके बाद आपको बताना है कि मैंने इससे रिलेटेड कौन कौन से कोर्सेज किए हैं। यू कैन से डेट लाइक मैंने कोर्स रा पर ये पर्टिकुलर कोर्स किया है, मैंने स्वयं प्लेटफॉर्म पर ये पर्टिकुलर कोर्स किया है, या फिर मेरे एजुकेशन लाइक जब मैं ग्रेजुएशन में था इन पोस्ट ग्रेजुएशन आई हैव डन दैट पर्टिकुलर कोर्स। सो आपको वो मैं थोड़े से कोर्सेज का लाइक बेस बिल्डअप करते हुए आपको जाना है प्रीवियस रिसर्च एक्सपीरियंस पर। अगर आपके पास कोई भी उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस रिसर्च एक्सपीरियंस है देन यू हैव टू शेयर इट हियर। ओके, मींस लाइक थोड़ा सा एक पैराग्राफ के फॉर्म में थोड़ा सा कोहेरेंसी मेंटेन होनी चाहिए प्रॉपरली, जैसे कि हम लोग आर्टिकल राइटिंग करते थे क्लास 10th में, तो वैसे ही सिमिलरली एसओपी में भी आपकी कोहेरेंसी मेंटेन होनी चाहिए। लाइक फर्स्ट पैरा should connect with should have some connection with the second para, and second para should have the connection with the third para. After that what next means what are you going to do in the particular research, वो आपको यहाँ पर शेयर करना है। and how are you going to what and how, what are you going to do in the particular research topic and how are you going to do that particular work in the research that particular research, तो आपको वो यहाँ पर शेयर करना है। ठीक है,
ये रिसर्च स्टेटमेंट और रिसर्च मोटिवेशन हो गया, ये प्रपोजल हो गया, ये एसओपी हो गया. अपकमिंग वीडियोस में आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन with the examples also, but remember, do not copy SOP, research proposal or research statement from the internet or anyone else, because faculty will definitely catch. Okay, so application वाला पार्ट हो गया. एंड रिमेंबर, एप्लीकेशन जो है ना वो आपका बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करने वाला है. मीन्स सम टाइम टू कंप्लीट अ पर्टिकुलर एप्लीकेशन, it may take approximate 2 to 3 hours also. So SOP के लिए आप ये रेडी रहना. SOP की वजह से बहुत ज्यादा टाइम लगता है. फॉर एग्जांपल आई एम इंदौर सिर्फ 100 वर्ड्स के अप्रोक्सीमेट SOP मांगता है. मीन्स 300 कैरेक्टर्स, प्रेसिसली 300 कैरेक्टर्स के SOP आई एम इंदौर ने अपने एप्लीकेशन में मांगा था, और अप्रोक्सीमेट 100 वर्ड्स वी कैन से डेट. जनरली जो बाकी के न्यू आईएम्स हैं वो 300 वर्ड्स के आसपास, अप्रोक्सीमेट 300 वर्ड्स के एसओपी डिमांड करते हैं. एट आई एम अहमदाबाद, आई एम बेंगलोर, आई एम कैलकाटा, यू हैव टू लाइक जो आपकी एसओपी होगी वो आपकी अप्रोक्सीमेट 400 टू 600 वर्ड्स की हो सकती है, बिकॉज इन योर एसओपी यू हैव टू ऑल्सो एक्सप्लेन सम रिसर्च प्रपोजल और रिसर्च इंटरेस्ट. मीन्स लाइक थोड़ा सा ये वाला पार्ट है ना वो एसओपी में आ जाता है, तो आपको वो भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ सकता है. तो डेट्स वाई जितने भी ओल्ड आईएम्स हैं एक्सेप्ट द आई एम इंदौर, आपको 400 टू 600 वर्ड्स का वहां पर एसओपी लिखना पड़ सकता है. एट आई एम त्रिची मिनिमम 750 वर्ड्स एसओपी इज रिक्वायर्ड, सो बी रेडी विथ 750 वर्ड्स एसओपी also. And in addition to the SOP of 750 words, you also need to write 750 words research statement for the IIM Trichy application. और ये जो भी मैं शेयर कर रहा हूँ वो मैं शेयर कर रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ द 2020 एप्लीकेशंस. नेक्स्ट ईयर से प्रोसेस थोड़ा सा चेंज भी हो सकता है, बट या बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगा. तो वर्ड लिमिट्स थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, बट माइंड मेकअप कर लेना, इस टाइप का रहेगा. ओके, पॉइंट्स टू रिमेंबर, एज आई मेंशन्ड अर्लियर इन दिस वीडियो आल्सो, टेक द एप्लीकेशन प्रोसेस वेरी सीरियसली, बिकॉज इंटरव्यू से पहले आपको फैकल्टी इस पर जज करने वाले हैं. अगर आपने एप्लीकेशन ठीक से फिल नहीं किया है, अगर आपका कैट में जेआरएफ में 100% भी है, देन देयर माइट बी चांसेस कि आपको कॉल नहीं है. वही सेम थिंग, outstanding profiles may be rejected if application will not reflect it. अगर आपका एप्लीकेशन आपकी आउटस्टैंडिंग प्रोफाइल को जस्टिफाई करने में फेल हो जाता है, देन देयर आर हाई चांसेस दैट यू वुड नॉट गेट द कॉल. सो टेक एप्लीकेशन पार्ट वेरी सीरियसली. उसके बाद आता है मार्च टू मई इंटरव्यूज. ये सभी आईएम्स का थोड़ा सा अलग अलग है. मैं थोड़ा सा समरी में आपको कोशिश करूंगा कि यहाँ पर कवर हो जाए. तो इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कैसे करें, सबसे पहले आता है प्रिपरेशन पार्ट. जैसे ही आपका टेस्ट कंप्लीट हो, आपको अक्टूबर नवंबर से पहले यू हैव टू फोकस ऑन द टेस्ट. नवंबर दिसंबर के बाद जैसे आपका टेस्ट कंप्लीट हो जाए, आपको फोकस करना है सब्जेक्ट नॉलेज पर, बिकॉज आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में इवन यू आर द टॉपर इन योर पोस्ट ग्रेजुएशन, बट यू नीड टू रिवाइज योर कॉन्सेप्ट्स. व्हाई? लेट्स सी हियर. सब्जेक्ट नॉलेज, सबसे पहले OBHR के लिए मैं आपको बुक्स बता देता हूं, बट आई हैव फॉलोड फॉर OBHR आई फॉलोड 2 बुक्स. फर्स्ट वन इज दिस, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बाय विजू बाके सर. सर इज फैकल्टी एट IIM Ahmedabad एंड his co-author is Gary Dessler. So बहुत फेमस बुक है, आपको इजीली Amazon, फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगी. एंड सेकंड बुक इज ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. ये बुक रॉबिन्स एंड निहारिका बोरा मैम ने लिखी है. अगेन निहारिका बोरा मैम इज फैकल्टी एट IIM Ahmedabad. सो ये दोनों बुक्स मैंने अपने प्रिपरेशन के लिए फॉलो की थी OBHR के लिए.
बुक्स के बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, जो कि है, अच्छा एक चीज और, बुक्स के साथ साथ है ना आपको कुछ टर्म्स है ना गूगल से भी सर्च करने पड़ेंगे। वाई? बिकॉज बुक्स जो है वो पूरा आपको एकेडमिक नॉलेज दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल इन माई इंटरव्यू एट IIM इंदौर आई वॉज आस्क्ड अबाउट वर्डविंस एंड फोर्ड मॉडल ऑफ द ट्रेनिंग ट्रांसफर। सो ये मेरे को नॉलेज बुक से नहीं मिली थी, जो ये पर्टिकुलर मॉडल था वो मैंने पढ़ा था रिसर्च पेपर से। ये क्वेश्चन मेरे से इसलिए पूछा गया था बिकॉज माई इंटरेस्ट लाइक एरिया ऑफ इंटरेस्ट फॉर द रिसर्च फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, स्पेशली ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस, ट्रेनिंग ट्रांसफर। सो डेट्स वाई मेरे से पर्टिकुलर मॉडल पूछा गया था, तो वो मेरे को पता लगा रिसर्च पेपर से। सो यूज गूगल एंड गूगल स्कॉलर विद द बुक्स। ओके, तो जो भी आप मतलब पढ़ रहे हो, जो भी आप एक पर्टिकुलर आपने रिसर्च इंटरेस्ट लिया है, उसके ऊपर आप पेपर तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे, वो आपको पढ़ना है, और उससे कॉन्सेप्ट्स भी है। अगर कोई न्यू मॉडल डेवलप हुआ है देन यू हैव टू, तो वो क्या करना, आप अपनी एक नोटबुक में नोट कर लेना, वो आपको बाद में रिवीजन के टाइम पर बहुत काम आएगा। आफ्टर दैट, जब आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज मिल गई, बुक से मिल गया सब कुछ कि लाइक ठीक है मेरे को पता चल गया कि like what is vegetable training, what is simulation training, okay, what is on-site training, what is off-site training, what is personality, what are personalities, what is big five personalities, what are what are big five personalities। अब जब आपको ये पता चल गया तो उसके बाद आपको आना है कि application of this knowledge in real world, like what are the application of that particular concepts in the real world, for example in your past experience और वट एवर द एक्सपीरियंसेस यू आर हैविंग, ठीक है, उसमें उसका एप्लीकेशन क्या है। लाइक क्या होता है जनरली इंटरव्यूज में फैकल्टीज आपको सडनली एक पर्टिकुलर केस स्टडी दे देंगी, और उसके ऊपर आपको फिर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मीन्स केस स्टडी लाइक इस टाइप से, फॉर एग्जांपल एट IIM अहमदाबाद आई वाज आस्क्ड अबाउट द जॉब डिमांड रिसोर्स मॉडल, एंड सिंस माई एक्सपीरियंस इज इन बैंकिंग सेक्टर, सो मेरे से ये पूछा गया था कि बैंकिंग सेक्टर में जो बिजनेस क्रॉसपॉन्डेंसेस होते हैं उन पर जॉब डिमांड रिसोर्स मॉडल इंप्लीमेंट कीजिए। उनके जॉब में डिमांड्स क्या हैं, उनके जॉब में रिसोर्सेज क्या हैं, ठीक है, तो ये मेरे को पूछा गया था। सो इस टाइप के क्वेश्चंस मींस सडन केस आपको दिए जा सकते हैं और आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो that's why application part is really very important. For example at IIM Indore also when I explained the Baldwin's Ford model of the training transfer, so सर ने मेरे से पूछा था कि लाइक जो ट्रेनर है, ट्रेनर्स पर्सनैलिटी इस मतलब लाइक इस पर्टिकुलर मॉडल में किस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का पार्ट है, किस पर्टिकुलर कंस्ट्रेंट का पार्ट है, ठीक है, तो इस टाइप से मेरे से पूछा गए थे क्वेश्चंस। ओके, तो आपको ये वाला एप्लीकेशन वाला पार्ट भी थॉरोली करना है। उसके बाद आता है प्रीवियस रिसर्च ऑन योर इंटरेस्ट ऑफ एरिया। आपको पता होना चाहिए कि इसमें प्रीवियस रिसर्चेस क्या हुई हैं, ठीक है, उन्होंने क्या रिसर्च गैप दिया है, तो आपको ये सारा पता होना चाहिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल देयर आर एस्टेब्लिश्ड रिसर्चेस इन पास्ट, लाइक जो ट्रेनिंग ट्रांसफर होता है, वो जो ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस होता है वो जनरली 10 to 15% होता है। डेट मीन्स जो ट्रेनिंग में हम लोग नॉलेज गेन करते हैं एट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, उसका 10 to 15% नॉलेज जो है वो आपके वर्क प्लेस पर ट्रांसफर होता है। ओके, मीन्स जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो एक्चुअल में ओनली 10 to 15% नॉलेज ऑफ द नॉलेज गेन्ड इन द ट्रेनिंग यूज्ड एट द वर्क प्लेस। ओके, सो प्रीवियस रिसर्चेस से आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट क्या है, बिकॉज यहाँ पर आपके ना बुक्स की डेफिनेशन सिर्फ काम नहीं करेगी। बिकॉज अगर एप्लीकेशन वाला पार्ट पूछ लिया तो आपको जो रिसर्च पेपर्स आपने पढ़े होंगे वो आपकी हेल्प करेंगे। उसके बाद आता है यस स्टैटिस्टिक्स। अब किसी भी आज के टाइम में अगर आप किसी भी एरिया में अप्लाई कर रहे हैं तो स्टैटिस्टिक्स आप मानकर चलिए आपसे पूछा जाएगा। इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इन दी इंटरव्यू, तो आपको ये करना ही करना है। और स्टैट से भी वो लोग एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। फॉर एग्जांपल एट IIM इंदौर ओनली मेरे से ये पूछा गया था कि लाइक
व्हाट इज रिग्रेशन, व्हाट आर द एजम्पशंस ऑफ रिग्रेशन। उसके बाद मेरे से पूछा गया था देयर आर टू सेपरेट ग्रुप्स, लाइक वन ग्रुप इज ए, सेकंड ग्रुप इज बी। ओके, दोनों को हमने ट्रेनिंग दी है और ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस चेक करने के लिए अब कौन सा स्टैटिस्टिक टेस्ट यूज करोगे। ठीक है, मैंने आई सेड टी टेस्ट, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट, एंड आफ्टर दैट सर ने बोला देयर इज वन अनदर ग्रुप ए बी सी, नाउ विच टेस्ट यू आर गोइंग टू यूज। I said, sir, one way ANOVA test. Okay. Why we can't use t-test here? Then I explained that it may increase the type 1 error. It will increase the type 1 error. So इस टाइप के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि टाइप 1 एरर से ओके, सिंस कोविड 2019 का इरा चल रहा है, थोड़ा सा ये बोल सकते हम लोग, तो सर ने मेरे से पूछा कि कोरोना वायरस का टेस्ट किया है हमने, तो यहाँ पर टाइप 1 एरर क्या है। सो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके, सो ये आपका हो गया इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कैसे करना है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट नॉलेज पर फोकस करना है। स्टैटिस्टिक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंटरव्यू। ओके, और एप्लीकेशन पर आपको फोकस करना है कि लाइक रियल वर्ल्ड में कहाँ पर ये अप्लाई होता है। और सिमिलरली स्टैटिस्टिक्स को आपको प्रॉपरली थॉरोली पढ़ना है, रिलेट करना है कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर मैं ये पर्टिकुलर टेस्ट यूज कर रहा हूँ तो फिर देन व्हाई कांट आई यूज दैट पर्टिकुलर टेस्ट। ओके, व्हाट आर द पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। सो आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट स्टेट से पता होने चाहिए। लाइक हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होता है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए हम लोग कौन से टेस्ट यूज करते हैं वो आपको पता होने चाहिए। ओके, एक बार मैं यहाँ पर आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वेरियस आईएम्स के कितने राउंड्स थे इस बार और क्या क्या प्रोसेस होता है। एक्चुअली इस बार क्या था कि मोस्ट ऑफ द आईएम्स के जो इंटरव्यूज हैं वो ऑनलाइन हुए हैं, एक्सेप्ट आई एम कैलकाटा का ऑफलाइन था, सॉरी मींस ऑन कैंपस इंटरव्यू था, बाकी सबका ऑनलाइन इंटरव्यू हुआ है। सो आई एम अहमदाबाद जनरली 2 और 3 राउंड्स होते हैं। फॉर एचआर एरिया अगर ऑन कैंपस इंटरव्यू होता तो वी हैव टू राइट अ टेस्ट इन ह्यूमन रिसोर्स एरिया ऑल्सो। आफ्टर दैट फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू होता एंड फिर एक एफपीएम कमेटी इंटरव्यू राउंड होता है। सो जनरली एट आई एम अहमदाबाद कुछ एरियाज के लिए आपका एरिया स्पेसिफिक इंटरव्यू होगा, आफ्टर दैट एक एफपीएम कमेटी के साथ इंटरव्यू होगा। एट आई एम बेंगलोर अगेन आप कुछ एरियाज के लिए आपका रिटन टेस्ट हो सकता है पहले, आफ्टर दैट सेकेंड राउंड आपका होगा इंटरव्यू राउंड। एट आई एम कैलकाटा, लखनऊ, इंदौर, कोझिकोड, इन सभी आईएम्स में आपका एक राउंड है जनरली इंटरव्यूज का, और वो एक जो राउंड है वो एरिया स्पेसिफिक इंटरव्यू है। सो ओके, उसके बाद आपके आते हैं ये वी कैन से दैट सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन आईएम्स, लाइक आई एम त्रिची, आई एम उदयपुर, आई एम शिलोंग, आई एम रायपुर, आई एम रांची, आई एम रोहतक, आई एम काशीपुर। जनरली यहाँ पर भी 1 और 2 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू होते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल एट आई एम त्रिची specifically for human resource management and organizational behavior area, first you have to write a written test. इस बार रिटन टेस्ट में क्या था, एक रिसर्च आर्टिकल हमें दिया गया था, हमें उसकी समरी लिखनी थी। एंड अगर आपको रिसर्च आर्टिकल की समरी लिखनी है तो ट्राई टू राइट इट लाइक जैसा कि रिसर्च पेपर में जब हम पढ़ते हैं उनकी एक समरी होती है, एब्स्ट्रैक्ट जो हमारे पास होता है, उस तरीके से लिखने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद हमारा एरिया स्पेसिफिक इंटरव्यू हुआ था एंड आफ्टर दैट एफपीएम कमेटी राउंड था। एट आई एम उदयपुर, फर्स्ट राउंड इज एरिया स्पेसिफिक, सेकंड राउंड मे बी द एरिया स्पेसिफिक एंड मे बी द एफपीएम कमेटी राउंड। एट आई एम शिलोंग, फर्स्ट रिटन टेस्ट, सेकंड इंटरव्यू। एट आई एम रायपुर, डायरेक्ट इंटरव्यू, oh sorry, yes, at I am Raipur, direct interview. At I am Ranchi, you have to go for interview with a presentation on your research interest, and उस presentation के basis पर आपका interview होता है, and there are some motivation questions also to check the motivation questions also, like by PhD, okay, and if you are working, how will you survive in PhD with so much less stipend. So इस टाइप के आपसे रिसर्च मोटिवेशन क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, और ये भी हो सकता है थोड़ा सा स्ट्रेस इंटरव्यू इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए, लाइक
पीएचडी के बाद जॉब्स नहीं है. फॉर एग्जांपल एट IIM काशीपुर इन शेडजी एरिया आई वाज आस्क्ड अबाउट कि लाइक पीएचडी के बाद जॉब नहीं है एंड यू आर ऑलरेडी लिविंग योर गवर्नमेंट वेल एस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट जॉब. सो आपको पता भी नहीं लाइक पीएचडी के बाद आपका जॉब लगेगा या नहीं लगेगा, तो फिर क्या होगा. आई नो कि ये मेरे ऊपर एक थोड़ा सा स्ट्रेस क्रिएट करने के लिए क्वेश्चन पूछा गया है. सो मैंने इसको प्रॉपरली सर को बताया कि मेरे को पीएचडी क्यों करना है, एंड क्योंकि मैं 3 साल से थोड़ा सा इंटरव्यूज वगैरह के लिए अपेयर हो रहा था. सो थोड़ा सा उसी का बेस बनाते हुए मैंने इस क्वेश्चन का आंसर दिया था. ओके, आफ्टर दैट आई एम रोहतक one written test will be there. After that area specific interview at IIM Kashipur. Actually I also got selected at IIM Kashipur for OVHR area and strategy area. So यहाँ पर क्या होता है 10 to 15 मिनट्स का आपका वेरी शॉर्ट इंटरव्यू होगा, एंड जो आप एक्सपेक्ट करोगे ना कि मेरे से फैकल्टी लाइक ये पूछे, आप कोशिश करोगे कि मेरे से ये पूछो, वहां पर आपसे ये पूछा ही नहीं जाएगा. वहां पर आपसे लाइक पूछा जाएगा थोड़ा सा डिफरेंटली घुमा के वही सारी चीजें जो आप चाहते हो कि मेरे से ये इंटरव्यू में पूछे जाए. ठीक है, तो IIM काशीपुर का इंटरव्यू जनरली आपका मोटिवेशन चेक करने के लिए होगा, वेदर यू आर गोइंग टू स्टे यू विल स्टे हेयर और नॉट. कहीं ऐसा ना हो लाइक पीएचडी आप बीच में छोड़कर चले जाओ. सो वो मोटिवेशन चेक करेंगे, और लाइक मेरा जो दोनों एरियाज में इंटरव्यू हुआ था वो प्रॉपरली मोटिवेशन चेक करने के लिए हुआ था. एंड in human resource management I was a question like what is the difference between moderator and mediator. ठीक है, तो ये पूछा गया था. उसके बाद आते हैं रिसेंटली जो अभी हमारे IIMs बने हैं, वो IIM वाइजैक, संबलपुर, IIM नागपुर ने भी FPM प्रोग्राम स्टार्ट नहीं किया है. मे बी फ्रॉम नेक्स्ट ईयर they will start the FPM प्रोग्राम. IIM बोधगया, IIM अमृतसर, IIM जम्मू, IIM सिरमौर. इन सभी IIMs के लिए आपको थोड़ा सा मतलब चेक करना पड़ेगा, बिकॉज इनका जो अभी FPM प्रोग्राम है वो जनरली 1 or 2 years ओल्ड है. सो दे आर डेवलपिंग देयर प्रोसेस. सो वो थोड़ा सा ईयर टू ईयर चेंज हो सकता है. तो लेट्स सी नेक्स्ट ईयर क्या होता है. तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम लोग एक वीडियो बनाएंगे इसी चैनल पर, और आई विल एक्सप्लेन द प्रोसेस. तो प्रोसेस एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जो कि आपको सभी IIMs का एक प्रोसेस बताएगा. सो बेसिकली अभी आपको जो फोकस करना है वो फोकस करना है टेस्ट पर, और साइड में थोड़ा थोड़ा है ना सब्जेक्ट से रिलेटेड बुक्स एंड स्टेट्स पढ़ते रहिए, सो डैट आपका है ना नवंबर में मींस आफ्टर द टेस्ट जब एप्लीकेशन वाला पार्ट होगा और इंटरव्यू में, ट्रस्ट मी यू विल गेट वेरी लेस टाइम टू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू. सो थोड़ा सा अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, एंड फ्रॉम द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर यू कैन स्पेसिफिकली फोकस ऑन द टेस्ट पार्ट. Okay, after the test focus on your application, develop a SOP in December itself, only because in January you have to fill the most of the applications, because all the old IIMs जो भी old IIMs है उन सबका जो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन वो जनवरी में होगा. तो डेट्स वाई SOP दिसंबर में ही प्रिपेयर कर लीजिएगा. एंड ट्रस्ट मी, टू प्रिपेयर अ गुड SOP it may take approximately 7 days to 20 days. ठीक है, तो ये पूरा पार्ट हो गया हमारा प्रोसेस का. उसके बाद आता है कि हमें करना क्या नहीं है. डू नॉट ट्राई एनी अनएथिकल मेथड्स. फॉर एग्जाम्पल अगर ऑनलाइन इंटरव्यू है, ओके, तो फिर ये मत कोशिश कीजिएगा कि साइड में बुक खुली है या फिर कुछ ऐसा है, बिकॉज फैकल्टी विल कैच यू. ओके, सो कोशिश मतलब जो भी है सीरियसली लेना है, हमें अपने एथिक्स को फॉलो करना है. वी विल नॉट चीट. तो थोड़ा से कोई भी अनएथिकल मेथड हो उसको नहीं करना है. लाइक कुछ भी लाइक सेकंड पॉइंट जैसे कि डू नॉट ट्राई टू बटरिंग द फैकल्टीज इन द इंटरव्यूज. लाइक क्या होता है जनरली मोस्ट ऑफ द एप्लीकेंट्स यही करते हैं कि इंटरव्यू से पहले उस पर्टिकुलर IIM की फैकल्टी का हम लोगों ने पेपर पढ़ा और उस पेपर के बारे में हम वहां पर जाकर बोल देते हैं. ठीक है, ये तो कर दिया, लेकिन फैकल्टी को समझ आ जाता है वेदर यू आर हैविंग रियली इंटरेस्ट इन दैट पर्टिकुलर
पर्टिकुलर रिसर्च एरिया और नॉट। ओके, सो क्या होता है कि देखो, अगर आपने किसी भी फैकल्टी का पेपर पढ़ा है तो उसको कॉन्सेप्ट, जितने भी उसमें कॉन्सेप्ट्स यूज हुए हैं आपको वो सब आने चाहिए। अगर सिर्फ आपने इसलिए पढ़ लिया दैट यू आर गोइंग टू इम्प्रेस द फैकल्टी इन इंटरव्यू और ट्राई टू फेच सम ब्राउनी पॉइंट्स, वो इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। बी स्पेसिफिक इन योर आंसर्स। आप इंटरव्यू में जो भी बोल रहे हैं आराम से बोलिए, स्लोली बोलिए। अगर आपको सोचना है तो थोड़ा सा थिंकिंग कीजिए, उसके बाद बोलिए, लेकिन बी स्पेसिफिक। बहुत ज्यादा कंफ्यूज मत हुई और डू नॉट लाइक राउंड एंड राउंड, लाइक बार बार फैकल्टी को घुमाइए नहीं, ठीक है। थिंक एंड स्पीक अगेन, सोचिए फिर बोलिए। उसके बाद आता है ट्राई टू स्पीक स्लोली सो दैट यू कैन स्पीक इन फ्लो। जनरली क्या होता है, इंग्लिश में हम लोग थोड़ा तेज बोलने की कोशिश करते हैं सो दैट फ्लो मेंटेन रहे, बट ये एक आई कैन से दैट इट्स अ मिथ। क्या होता है कि आपका फ्लो को तोड़ देता है, बिकॉज क्या होता है इंटरव्यू में आपको थोड़ा सा थिंक पहले, लाइक यू हैव टू थिंक देन यू हैव टू स्पीक, सो स्लोली स्पीक गुड, बी स्पेसिफिक इन योर आंसर्स। ओके, थोड़े से कुछ चीजें हैं लाइक प्रोफाइल मैटर करता है या नहीं। ट्रस्ट मी, प्रोफाइल मैटर करता है एप्लीकेशंस में, बट इन द सिलेक्शन प्रोसेस, बट इतना ज्यादा नहीं कि लाइक ऑन द बेसिस ऑफ प्रोफाइल यू आर गोइंग टू सिलेक्ट। ओके, सो एवरेज प्रोफाइल वालों का भी सिलेक्शन होता है। एग्जाम्पल आई एम ओनली, सो एवरेज प्रोफाइल वालों को सिलेक्शन होता है। डू नॉट demoralize that I am having average profile, I am not going to be selected for the FPM। so ऐसी थिंकिंग है अगर तो उसको रिमूव कर दीजिए। कट ऑफ फॉर द टेस्ट, थोड़ा सा बिगिनिंग में ही मैंने बताया था, टेस्ट में आपका एवरेज स्कोर है, बस आपका कॉल आ जाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर 90% से ऊपर है कैट में, देन यू विल डेफिनेटली गेट कॉल। अगर आपका JRF में 99% प्लस स्कोर है और आपका JRF भी क्लियर है, सो देयर आर हाई चांसेस दैट यू विल गेट कॉल। अगर आप JRF को टारगेट कर रहे हो या फिर JRF को टारगेट कर रहे हो तो फिर थोड़ा सा आपको ये चेक करना होगा, कुछ IIMs JRF के स्कोर को नहीं लेते हैं, सो बेटर है कि आप JRF के साथ कैट को भी कैट के लिए भी प्रिपेयर कर लें, बिकॉज आई अपियर्ड फॉर द कैट एंड JRF बोथ द एग्जामिनेशंस एंड आई क्लियर्ड बोथ। उसके बाद आता है नो पास्ट पब्लिकेशन। अगर आपका कोई पास्ट पब्लिकेशन नहीं है तो ट्रस्ट मी इट्स नॉट अ वेरी बिग इशू। मोस्ट ऑफ द एप्लीकेंट्स के पास कोई भी पास्ट पब्लिकेशन नहीं होता है। पास्ट पब्लिकेशन है हाँ, एक वो आपके CV का पॉइंट है, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन द सिलेक्शन प्रोसेस टू फेच सम मार्क्स, बट कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा। सो इट टोटली depends on the interview part also, how you present yourself। okay, so for today this all. I will definitely going to make some videos for this channel, and yeah, there is one more important thing, I will cover the statistics part in my upcoming videos also, short videos and specific videos on the statistics, like what are the like hypothesis testing, what are the different tests to test the hypothesis। so ये सारे क्वेश्चंस और ये सारे टेस्ट उस वाली सीरीज में हम लोग कवर करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।